मेरे भाई नमस्कार। आज की क्लास में हम प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको भी तैयार करना तो बनता है। तो एकदम मजे मजे में आपको सिखाएंगे, आपको भी एकदम मजे मजे में सीख लेना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, तो वह तो वह अब ये चार ऑप्शन दे रखा है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, इसको सीखने से पहले यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन वाला कंसेप्ट आओ एकदम आसानी से पहले सीख लो। जब प्रकाश की किरणें, देखो ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होते होते किधर को आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है, तो देखो अभिलंब की और ये क्या हो गई है, झुक गई है। ठीक है। और इस वाले फिगर में आप देखोगे, यहां पर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और नीचे कौन सा माध्यम, विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से आ रही और विरल माध्यम में जा रही हैं, तो यह अभिलंब से दूर हो गई, अभिलंब से दूर हो गई। इतना याद रख लो। अब इस सवाल को पढ़ोगे आसानी से समझ जाओगे। लिखा है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं। अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या है, देखो यहां पर दूसरे कंडीशन में अभिलंब से दूर हटने का मतलब प्रकाश किरण सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है। प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। तो आप ऑप्शन में मिला लो, सघन से विरल वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से मिला लो। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से सीख लेना, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 2। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, देखो यहाँ फिगर में एक प्रिज्म भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से, प्रिज्म के आधार कहने का मतलब देख सकते हो, ये फिगर में क्या है, एक यहाँ पर क्या बना है, एक ये प्रिज्म बना है। और इस प्रिज्म का आधार कौन है, आधार हम इसका हम कलर कर देते हैं। ये वाला भाग जो निचला सिरा है, ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। तो आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, यानी कि इस आधार से जो सबसे दूरी पे रंग है वही वाला बताना है। तो इस आधार पर सबसे नजदीक कौन मिल गया है, बैगनी मिला है। और सबसे ज्यादा दूरी पे कौन मिला है, लाल कलर मिला है। तो इसमें दूरस्थ मतलब दूरी पर, दूरी पर प्रकाश का कौन सा रंग होगा, तो आपको याद कर लेना है, लाल रंग होगा। ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर कहता नजदीक, आधार से नजदीक वाला रंग कौन होगा, तो यहाँ पर बैगनी सही हो जाता। और दूर वाला रंग पूछ रहा है तो लाल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इतना तो आपको याद कर लेना है, आप जानते हो विबग्योर से जैसे याद करते हैं ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये है यहाँ पर, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। मेरे भाई एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, ये आइए हम आपको समझा देते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या, एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी। आपको याद आना चाहिए, वैद्युत धारा वाले चैप्टर का है ये। क्यू बराबर आई टी। क्यू माने क्या होता है, आवेश। इसको हम लिख भी देते हैं, आपको याद कर लेना मेरे भाई। क्यू माने क्या होता है, आवेश। आई मतलब क्या होता है, धारा होता है। टी मतलब क्या होता है, समय होता है। क्यों आई टी,
आप समझने के लिए लिख लो क्यों आई थी। ठीक है, ऐसे समझने के लिए याद कर लो। तो ठीक है मेरे भाई, क्यों से आवेश हो गया, आई से धारा हो गया, टी से समय। अच्छा, धारा का मात्रक क्या होता है यहाँ पर? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है। अब सोचो यहाँ पे कौन है? आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। आप समझ गए होंगे, आई आई मतलब धारा, धारा मतलब एम्पियर इसका मात्रक हो गया, और समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। और आवेश का मात्रक याद रखना कूलम भी होता है। आवेश का मात्रक क्या? कूलम भी होता है, और एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो आप यहाँ पर देखो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आप बोलोगे आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी आवेश का याद कर लो, दो ठे मात्रक है, एक कूलम होता है आवेश का मात्रक, और एक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसे अच्छे से तैयार कर लो मेरे भाई। चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है दूरदृष्टि दोष। इसी को बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। चाहे दूरदृष्टि दोष बोलो, चाहे दीर्घ दृष्टि दोष बोलो, एक ही चीज है। के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यानी जिसको दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, वो बताओ कौन सा लेंस यूज करेगा। तो इसका हम ट्रिक याद किए हैं, वैसे आपको याद कर लेना। कैसे? निकटावतल, निकटावतल, ऐसे ये ट्रिक है। क्या? निकटावतल, निकटावतल। यानी कि निकटा मतलब निकट दृष्टि दोष, निकटा मतलब निकट दृष्टि दोष। निकटा का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकटावतल में निकट, निकटा का मतलब निकट दृष्टि दोष। कौन सा? अवतल रहेगा। यानी कि मेरे भाई आपको अच्छे से सीख लेना है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस चाहिए। निकटावतल, निकट के लिए अवतल चाहिए। तो दूर के लिए क्या चाहिए? इसी को उल्टा याद कर लो, उत्तल चाहिए। यानी कि उत्तल लेंस चाहिए। देखो मेरे भाई, आप एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। निकटावतल याद कर लो, निकटावतल यानी निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगेगा। निकटावतल, और दूर दृष्टि दोष के लिए इसे उल्टा बोल दोगे, उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। दूर के लिए क्या लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा। तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। एकदम आसान सा है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट करता है, तो आपको तैयार करना तो बनता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है, हम थोड़ा कलम भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम मस्त मस्त यानी कि साफ साफ दिखाई दे। चलो मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। आपको पता है बिजली का बल्ब कुछ ऐसे, ये क्या हो गया? बिजली का बल्ब हो गया, इसमें ऐसे ही लगल होता है, तारों लगल होता है। अरे कहाँ बना दिए यार, बिजली का बल्ब बनाओ यार। चलो अच्छा, बिजली के बल्ब आप देखे होगे, ईरान देते हैं बनाने को, बिजली के बल्ब आप जानते होगे। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट यानी उसके अंदर जो तार जैसा कुछ ऐसे ऐसे लगा रहता है ना, वही वही इसी को बोलते हैं फिलामेंट या। हाँ, बना होता है, यानी वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कॉन्स्टेंटन का बना होता है। तो मेरे भाई आपको याद कर लेना है, ये जो बल्ब होता है ना, बल्ब ये क्या होता है? बल्ब, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है ना, वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का नहीं, टंगस्टन का होता है। ठीक है मेरे भाई, क्यों ऐसा होता? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको याद कर लेना है कि टंगस्टन का लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें नाइक्रोम भी दिया है ना,
नाइक्रोम का उपयोग जो प्रेस होता है ना, जो कपड़ा प्रेस करने वाली मशीन होती है, ठीक है ना, मशीन मतलब जो कपड़ा प्रेस करने वाला होता है, उसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, ऐसा कुछ ना। टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं? बल्ब में किया जाता है, यानी बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मेरे भाई चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। आपके सामने दिख गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको पढ़ लेना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ध्यान देना मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक होता है, आपको याद कर लेना है। क्या? एक होता है वेबर, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, बी पर ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मीटर है ना, मीटर है, 1 मीटर, 2 मीटर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो एक काहे के लिख रहे हैं यहाँ पर, एक हम ऐसा लिख देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। और एक और मात्रक होता है जिसका नाम है यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर, एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो ये दो मात्रक होते हैं, इनको आपको याद करके रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपको ऑप्शन ढूंढना है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर गलत है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से याद कर लो, यही दो मात्रक होते हैं, एक तो इसमें दिया, एक और होता है ना, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो मेरे भाई, मेहनत करते रहोगे तो सफल होना तो तय है, अच्छा नंबर लेके आओगे, ये सब जानता है, ठीक है। तो मेहनत करो आप लोग, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक कहावत है या फिर ऐसे शायरी भी है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, ऐसा एक शायरी है, तो आप जानते हो। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होगी, तो आपको मेहनत करते रहना है। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। लिखा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करना करना चाहिए? यहाँ पर देखो दो चीज बोला मेरे भाई, क्या क्या बोला है? आभासी बनाना है और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। अब आप सोचो, जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ये तो प्रतिबिंब छोटा सा बनाता है, आभासी तो बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है। लेकिन एक चीज और याद रखो, ये आभासी के साथ साथ ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा कौन? ये उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अच्छा उत्तल, देखो मैं मस्त मस्त का बना दे क्या? देखो एकदम मस्त का बना दे या, ये कौन सा दर्पण बना दिए हम? ये बन गया उत्तल दर्पण, ये आभासी बनाएगा और छोटा बनाएगा। हमें आभासी और बड़ा चाहिए ना, आभासी बड़ा में एक ही चीज है, वो कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक लास्ट कंडीशन आप पढ़े होगे ना, जब प्रतिबिंब यहाँ पर जब वस्तु को हाई पी हो गया, हाई क्या हो गया, एफ हो गया, ये क्या होगा, सी, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे इधर कहीं पर बनता है। इतना तो आपको पता है, वस्तु से बड़ा भी बन जाता है और आभासी भी बन जाता है, सीधा सा आपको याद कर लेना है। अगर आपको बोलेगा कि आभासी भी चाहिए और आकार में बड़ा भी चाहिए, तो मेरे भाई कौन सा दर्पण लगेगा? अवतल दर्पण लगेगा, क्योंकि उत्तल में तो ऐसा कोई पावर है नहीं। हाँ आभासी तो बनाएगा लेकिन छोटा बनाएगा, हमें चाहिए क्या? बड़ा चाहिए। तो आभासी भी रहे, बड़ा भी रहे, ये किसके द्वारा पॉसिबल है? अवतल दर्पण के द्वारा पॉसिबल है। तो मेरे भाई अवतल दर्पण पर आपको सही निशान लगा लेना है, इसको लॉक कर देना है, ठीक है। हाँ मेरे भाई, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एकदम मस्त क्वेश्चन है,
आप इसे ट्रिपल स्टार दे सकते हो। लिखा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि R1 और R2 प्रतिरोध है और दो तार हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलो तो हम कह देते हैं, मान लेते हैं ऐसा एक तार इधर हो गया और दूसरा तार इधर हो गया है। ठीक है, ये दो तार हो गए, समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया जाता। समांतर क्रम करने का मतलब इनको लेकर आओ आप इधर से ऐसे और इनके सिरे को भी आप ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये समांतर क्रम में हो गए हैं। ठीक है, इनका प्रतिरोध कितना है, R1, इनका R2 है। ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो मेरे भाई समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, समांतर के लिए फॉर्मूला होता है 1/R तुल्य, तुल्य प्रतिरोध ना, 1/R तुल्य बराबर होता है 1/R1, R1 मतलब पहलका वाला, ये पहला प्रतिरोध, प्लस 1/R2, R2 मतलब ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। फिर इसी को सॉल्व कर लोगे, इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा, R1 इंटू R2 आएगा। ठीक, ये R1 से M1 भाग करो तो R1 से R1 कटेगा, R2 बचेगा ना, R2 का गुणा 1 में करो तो ये हो जाएगा R2, प्लस R2 के इधर भाग करो तो R2 से R2 कटेगा, R1 बचेगा, R1 एक यहाँ R1 हो जाएगा। इसे लिख दो 1/R तुल्य। ठीक है मेरे भाई, R तुल्य। अब आपको क्या कर लेना है, इसी के आगे जब इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा, तो ये हो जाएगा आर तुल्य, तुल्य मतलब तुल्य प्रतिरोध बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो बटे में एक हो जाएगा, एक लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, इनको हटा देते हैं। ठीक है, यानी उल्टा कर दिए, बटे में का है कोई मतलब नहीं है, ये उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे में, हाई R1 प्लस R2 लिखो, चाहे R2 प्लस R1, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं R1 प्लस R2। तो R तुल्य बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2। ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है मेरे भाई। ठीक है, आप ऑप्शन मिलाओगे R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सर जी इसी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एकदम धैर्य पूर्वक आपको सीखना है, एकदम मजे मजे में। हाँ, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है मेरे भाई इसमें कि उत्तल दर्पण से, कौन सा दर्पण, उत्तल, नीचे देखो उत्तल दर्पण हम बनाए भी हैं। चलो यहाँ पर ऐसे हम क्या कर देते हैं, पेंटिंग भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें पेंटिंग नहीं किया गया था तो हमने इसमें पेंटिंग भी कर दिया। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे देखो ये होता है मुख्य फोकस, ये होता है इसका ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र है। तो ये देखो ये प्रतिबिंब जो बना है ना, यहाँ पर ये क्या बना था, प्रतिबिंब बना है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक, ये प्रतिबिंब है ना, ये फोकस और ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, पी से दर्शाते हैं ना, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, ये गलत ऑप्शन है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, गलत बात है। ध्रुव तथा फोकस के बीच, यही वाला ऑप्शन सही है, सी वाले ऑप्शन पर सही लगा लो। जो उत्तल दर्पण है ना, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। आपको पढ़ लेना है, अवतल दर्पण के सम्मुख, यानी अवतल दर्पण के सम्मुख, यह क्या बना है, अवतल दर्पण बना है सम्मुख। ध्रुव और फोकस के बीच देखो ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, फोकस को एफ से, इतना तो आपको पता है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये बाबू छठा कंडीशन है, ध्यान देना। ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनने लगता है, यानी दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है, यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। ठीक है, वस्तु से बड़ा और आभासी बना, तो लिख दो सीधा बना है, आभासी, आभासी मतलब दर्पण के पीछे है और वस्तु से बड़ा भी बना है। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कहां पर है, ऐसा ऑप्शन, सीधा आभासी बड़ा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा आभासी बड़ा, ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे भाई आपको हमने 10 सवाल तक सिखा दिया। आप यहाँ तक देखे होंगे वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चा इस वीडियोस को देख करके वो भी नया नया कंसेप्ट सीख रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11, एकदम आसानी से समझना है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। मेरे भाई थोड़ा सा याद करो, पीछे एक फॉर्मूला, पीछे एक फिगर बताया था ना, ऐसे प्रकाश आया था और इधर गया था, ऐसे 7 रंग में टूटा था ना, ऐसे सबसे ऊपर क्या आया था, लाल, और सबसे नीचे क्या आया था, बैगनी। बैगनी मतलब वायलेट, अच्छा ठीक है, हिंदी हम लिख दे क्या, बैगनी था ना, क्या था, बैगनी कलर था। इसमें कह रहा है प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुके प्रकाश किरण का रंग कौन सा था, बैगनी था, क्योंकि ये देखो प्रिज्म का आधार था ना, इसकी ओर सबसे ज्यादा कौन झुकी रहती है, जो नीचवा सबसे रहती है, तो बैगनी है। बैगनी वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा लो। ठीक है मेरे भाई, ऐसा भी हमने पीछे आपको समझाया, शायद दूसरा उसका क्वेश्चन था। ठीक है, चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इस ये क्यों, यानी किसका कारण है, कैसा, मतलब किस कारण जो आकाश होता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। परावर्तन की वजह से, गलत बात है। अपवर्तन की वजह से, गलत बात है। विवर्तन की वजह से, गलत बात है। सही बात क्या है, प्रकीर्णन की वजह से। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस पर स्टार लगा दो सवालों। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, हमने कई स्टार लगा दिया, 2 3 5 स्टार, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखो मेरे भाई, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी, चाहे हवा की बात कर लो, चाहे हवा में रहेगी या फिर कह लो निर्वात में रहेगी ना। हाँ, निर्वात कह लो या फिर हवा कह लो। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो जल में गलत बात, कांच में गलत बात, हीरे में गलत बात, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। निर्वात का है या फिर हवा का है, मेरे भाई सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में बात करें चाहे हवा में बात करें, प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद भी कर लेना, कभी कभी ये पूछता भी है। ठीक है, चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। एकदम मजे मजे में सीखना है, आपको एकदम परेशान नहीं होना। लिखा है इसमें, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, यानी 3 ठे प्रतिरोध है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। पहला ऑप्शन दिया है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया है। मेरे भाई आपको हम सिखा रहे हैं कि ये श्रेणी क्रम की बात की है ना, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे देखो, ये एक पहला प्रतिरोध हो गया, फिर ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक ना, 3 ठे प्रतिरोध की बात किए हैं, तो ये 3 ठे प्रतिरोध हो गए। और लिया कि इनको क्या कर दो, ऐसा ही बैटरी से जोड़ दोगे इनको, एक इधर क्या हो गया, ये प्लस, और इधर हो गया ये माइनस। मेरे भाई आप थोड़ा सा ध्यान देना, इनका नाम रख देते हैं R1, इस प्रतिरोध का नाम R2 और इसका नाम R3। यहां से वैद्युत धारा I निकलेगी, ठीक है, और ये वैद्युत धारा I जा रही जा रही जा रही, यहाँ पर भी वैद्युत धारा I इस प्रतिरोध से पार करेगी, यहाँ पर भी वैद्युत धारा I, फिर इस प्रतिरोध को पार करेगी, वैद्युत धारा I, इस प्रतिरोध को पार करेगी, वैद्युत धारा I, और ऐसे ऐसे चलते 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 आई धारा फिर यहाँ पर इस सिरे तक आ जाएगी। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदल रहा है, आई 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 ऐसे ही चलते चलते चला आ गया है। तो आपको याद कर लेना है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, श्रेणी मतलब एक लाइन से सब जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हो मतलब एक तारे में कोई वैसे नदल है, समझ जाओगे ना। हाँ हाँ सर जी, नदल है, क्या आ गया।
चलो ठीक है। अगर मेरे भाई श्रेणी क्रम में है तो धारा क्या रहेगी? समान रहेगी। बस यही आपको याद कर लेना है। धारा क्या रहेगी? समान रहेगी। ठीक है। अगर यही समांतर में होता तो विभवांतर समान होता ना। हम देखो ऐसे याद किए हैं, आप कैसे याद करोगे? आपको पहले दिल बना लेना और दिल में लिख लेना है समांतर में विभवांतर, अपने दिल में लिख लो। समांतर में विभवांतर, समांतर में विभ वांतर, ऐसे याद कर लो, सही रहेगा। यानी समांतर क्रम की अगर बात करेगा तो विभवांतर समान रहेगा। इसी का उल्टा श्रेणी की बात करेगा तो धारा समान रहेगा। ठीक है, हम तो ऐसे याद किए हैं, आपको भी याद कर लेना। तो इसमें ऑप्शन आप ढूंढो कौन सा सही है। ये श्रेणी है, श्रेणी है तो धारा समान होगा। धारा समान होने का मतलब विद्युत धारा समान होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ना, विद्युत धारा का समान हो जाएगा। एक ही मान होगा मतलब समान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। सीधा सा विभवांतर का इकाई यानी मात्रक पूछा है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ध्यान देना। विभवांतर, ठीक है। विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं? वी से। इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर। क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। देखो ये जो विभवांतर है इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, या फिर कहीं कहीं पे इसको बोल दिया जाता है जूल पर कूलम होता है। क्या? जूल पर कूलम। क्यों? क्योंकि विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। आपको याद होना चाहिए V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य होता है। कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक और मात्रक यहाँ पे है, जूल पर कूलाम है, या इसी को क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल दिया जाता है। तो सीधा सा यहाँ पर वोल्ट ढूंढ लो, वोल्ट आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दो ठे होता है ना, दोनों याद कर लेंगे। वोल्ट होता है और एक क्या होता है? जूल पर कूलाम होता है। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। एकदम आसान सा, मजे मजे में आपको पढ़ते रहना है मेरे भाई। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिखा है स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। यानी जो स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए, अच्छा ये तो सीधी सी बात है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला रहे। नीला किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से होता है। अपवर्तन की बात करें तो गलत बात, विवर्तन गलत बात, परावर्तन गलत बात, प्रकीर्णन बात सही है। ये तो अभी हम क्वेश्चन एक करा चुके हैं, उसी के जैसा है। ये तने से अदला बदली किया है, बाकी सब सही है। यही प्रकीर्णन ही हो जाएगा ना। 16वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। आपको पढ़ लेना है। एकदम आसान सा भन्नाट सा क्वेश्चन है। क्या है? किसी अवतल दर्पण पर, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष पर परिच्छेदन करती है। फोकस पर, फोकस एवं ध्रुव के मध्य, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। चार ऑप्शन आपको समझा देते हैं ये का क्या रहा। जैसे समझो ये क्या है, आपके पास एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण। कहोगे सर जी ये तो अवतल है, थोड़ा सा और ऐसे कर दे तो ये दिल बन जाएगा। पर ध्यान दो, ये दिल नहीं है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, हाँ दिल मत बनाने लगना। हाँ ध्यान दो बाबू, ये हो जाएगा इसका ध्रुव P बन जाएगा। ये बन जाएगा इसका F, और ये हो जाएगा इसका C। ठीक है। इसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। कहने का मतलब ये एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, और जैसे ही दर्पण से टकराई, यह फिर उसी माध्यम में, या फिर कह लो उसी रास्ते से, यह फिर उसी रास्ते से वापस चली आई। तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? जब प्रकाश किरण किससे होके जाएगा? वक्रता केंद्र से होके जाएगा। ये आप प्रतिबिंब बनाने के नियम जो सीखे रहे होगे उसमें था ये ना। यानी जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है मेरे भाई। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी को ही लॉक कर दिया जाए। ठीक है मेरे भाई। हाँ चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एकदम मजे मजे में क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है यहाँ पर।
नेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपको मेरे भाई जो आप पढ़े होंगे कि जो आँख होता है, आँख में आँख में ह्यूमन आई यानी जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस को कौन पकड़े रहता है? उत्तल लेंस को ऊपर से और नीचे से कौन पकड़े रहता है? उसका नाम है पछमाभी मांसपेशियाँ पकड़े रहती हैं। कौन सी मांसपेशियाँ? पछमाभी पछमाभी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। यही क्या किए रहती हैं? पेशियां, मांसपेशियां यही क्या की रहती हैं? इस लेंस को पकड़े रहती हैं और जरूरत के हिसाब से इसको तान देती हैं और इसको फिर सिकोड़ भी देती हैं। तान भी देंगी और सिकोड़ भी, यानी इसको सिकोड़ देंगी तो छोटे बन जाएगा, तान देंगी तो खूब बड़ा बन जाएगा। यानी कि इसको घटा बढ़ा सकती हैं कौन? पछमाभी मांसपेशियां। कहने का मतलब तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जब इसको तानेंगे तो फोकस दूरी, या फिर ऐसे कह लो कि जब तानेंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, सिकोड़ेंगे तो फोकस दूरी घट जाएगा। तो घटाने बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पछमाभी मांसपेशियां कर रही है। पुतली गलत बात है, दृष्टि पटल द्वारा गलत बात, परितारिका गलत बात है, पछमाभी मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और इसी को लॉक कर दिया जाए मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एकदम हवा हवाई आसान सा सीखोगे। किसी धारावाहिक परिनालिका को, अच्छा धारावाहिक परिनालिका है मेरे भाई, परिनालिका क्या होता है आपको पहले यही बता देते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये एक आपके पास ऐसा कोई एक फुफुली जानते हो? फुफुली जो घरों में मान लो कि ये जो रील आता है ना, रील वाला धागा, रील का बना रहे हो भाई, रील वाला धागा फुफुली बना दो। ये एक फुफुली है। फुफुली समझते होगे ऐसा, ये अब समझ गए होगे, रील वाला धागा का जो खुखा बच जाता है वही। और इसी में आप क्या कर दो कि तार को लपेट दो। तो हम क्या कर देते हैं, इसी में हम ऐसे तार को लपेट देते हैं। ध्यान देना कैसे लपेट रहे हैं। रुको रुको रुको, एकदम आसान सा ये। हाँ रुको मेरे भाई, ऐसा ऐसा कर दोगे, फिर ऐसा कर दो। अब देखो ऐसा लग रहा है कि इसमें तार लपेटा गया है, ठीक है। तो इसी में ऐसे आप तार को लपेट दोगे, ठीक है। ऐसा तार निकल गया, ठीक है। इधर से तार गया और इधर से तार निकल गया, ठीक है। तो इस फुफुली में क्या कर दिया गया? तार लपेट दिया गया। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं अब? परिनालिका बोलने लगते हैं, ठीक है। जब इसमें करंट फ्लो कराया जाए, नहीं करंट इसमें भेजा जाता है, तो ये जो परिनालिका है ना, ये परिनालिका किसके जैसा व्यवहार करने लगती है? चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगती है। तो चुंबक के जैसा व्यवहार करेगी ना, जब इसको हम ऐसे ही लटका देंगे, ऐसे बांध करके इनको, मान लो इसे बांध करके इनको ऐसे ही लटका दिए। जब इनको लटकाएंगे ना तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ये ठहरेंगे। उत्तर, क्योंकि ये चुंबक जैसा हो गया, चुंबक जैसा हो गया तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। कौन दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन ढूंढो, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि परिनालिका में जब हम करंट बहवाते हैं तो यह चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। तो चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो ये परिनालिका भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, लिखा है वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है। वैद्युत सेल में रूपांतरण, देखो वैद्युत सेल में है क्या? वैद्युत जो सेल होता है ना, जैसे मान लो मार्केट में जो बैटरी वैटरी मिलता है ना, ऐसे ही मान लो एक एवरेडी का बैटरी जानते होगे आप लोग, ये ऐसे ही रहता है कुछ एवरेडी का बैटरी, ठीक है। हम बना भी दिए जी, एकदम मस्त एवरेडी का बैटरी है बना, पर करंट निकलेगा नहीं पता। अच्छा ये एवरेडी का बैटरी या कोई भी एक बैटरी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, सेल है, कोई दिक्कत नहीं, सेल है। वैद्युत सेल में रूपांतर, अच्छा इसमें क्या होता है? इस सेल में
सब केमिकल्स भरे होते हैं, सब केमिकल्स क्या होते हैं, भरे होते हैं। यानी केमिकल भरे हैं तो यानी इसमें कौन सी ऊर्जा है, सेल में कौन सी ऊर्जा है, केमिकल वाली ऊर्जा। केमिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा है मेरे भाई। कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। अब बात ये आती है कि ये रासायनिक ऊर्जा है, जब इनमें से ऐसे तार निकाल करके हम क्या करें, तार निकाल करके लेकर आए और यहीं पर क्या लगा दें, एक बत्ती लगा देंगे तो क्या जलने लगेगा ये बत्ती, तो ये बत्ती क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, बत्ती जलने लगेगा। यानी कि एक तरीके से कह लो ये रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलने लगता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलने लगता है। इधर से वैद्युत यानी करंट बनता है ना, तो ये वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ये अंदर रासायनिक ऊर्जा है, किसमें बदलेगा, वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इस बी पर मत ध्यान दे देना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमने इस प्रकार आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, 20। यदि आप पूरा वीडियो देखे होगे तो आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई। और भी वीडियोस यदि आपको चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। और यदि इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो और हमारी बारी को आप सुन रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम नए नए वीडियो को लाते रहें आप लोगों के लिए। तो चलिए, आप लोग के लिए खूब सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करो, अच्छा स्कोर करो और भविष्य में भी अच्छा, मतलब कि अच्छा ही करो। साथ साथ हम भी आपके लिए कुछ अच्छा ही करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे भाई 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 लोग। ठीक है।